नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में युग संधि के कवि नाम से प्रसिद्ध विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे। देखो, विद्यापति को वैसे तो हिंदी साहित्य में अनेक उपाधियों से नवाजा गया है, अनेक उपनामों से इन्हें सुशोभित किया गया है। सबसे पहले हम विद्यापति को पढ़ने से पहले इनको जितनी भी उपाधियाँ दी गई है, जितने भी उपनाम दिए गए हैं, उनका नाम मैं आपको बताती हूँ और इनको ये उपाधियाँ क्यों दी गई थी, किस लिए दी गई थी, किसने दी थी, इनका भी मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी। ये जो कक्षा है वो सबसे पहले नेट जेआरएफ के लिए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए, एमए फाइनल, एमए प्रीवियस और बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। जैसे कि बीए फर्स्ट ईयर में विद्यापति की रचना है और विद्यापति के बारे में जो है सवाल भी, प्रश्न भी आपके आ जाते हैं। प्रश्न कैसा है, जैसे विद्यापति की काव्यानुभूति लिखो, विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगार कवि है, इस प्रकार के इसमें जो है प्रश्न आ जाते हैं। तो इसको समझाने के लिए देखो, मैं आपको ये पढ़ाने से पहले थोड़ा संक्षेप में बता देती हूँ। ये उपाधियाँ इतनी सारी उनको दी गई है, तो आपको अभी से ध्यान रखना है। एक नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी ये कक्षा है। प्रारंभ करती हूँ मैं। हिंदी साहित्य में विद्यापति को युग संधि का कवि कहा गया है। युग संधि यानी विद्यापति आदिकाल के अंतिम चरण में और भक्ति काल के प्रारंभिक चरण में इनका जो समय था। अब आदिकाल से प्रभावित रचनाएं इन्होंने लिखी थी शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, ये जो कविताएं थी इनकी आदिकाल से संबंधित थी। भक्ति काल से जो संबंधित थी इनकी गोरक्ष विजय, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। तो इन रचनाओं के आधार पर इन्हें युग संधि का कवि कहा जाता है। अन्य उपाधियाँ थी, चाहे तो आप नोट करना चाहो। सबसे मोस्ट इनकी उपाधि है वयः संधि का कवि। वयः संधि क्यों? वयः संधि का कवि विद्यापति को इसलिए कहा जाता है कि इसने राधा और श्री कृष्ण के जो बचपन छूटने के समय और जवानी के प्रवेश के समय, इस समय का इन्होंने इतना मार्मिक और भावुक वर्णन किया है। हृदय को स्पर्श से इन्होंने यहाँ पर अपनी पदावली में और रचनाओं में कृष्ण और राधा के इस समय का इन्होंने मार्मिक जो वर्णन किया है, इसलिए इन्हें वयः संधि का कवि कहा गया है। राधा के बालपन और जवानी का चित्रण, इसलिए विद्यापति को वयः संधि का कवि कहा गया है। विद्यापति का एक प्रसिद्ध उपनाम है मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल विद्यापति को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जयदेव, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे जयदेव, उनकी रचना गीत गोविंद। अब गीत गोविंद में है राधा और श्री कृष्ण के प्रणय गीत है संस्कृत भाषा में। तो उन संस्कृत भाषा के पदों को लेकर इन्होंने अपनी जन भाषा मैथिली भाषा में इन्होंने रचना की थी। किनकी? संस्कृत के गीत गोविंद की रचना को मैथिली भाषा में उनका अनुवाद करके मधुर जो है भाव के पद इन्होंने पदावली में लिखे थे। तो पदावली के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल कहते हैं, यानी मैथिली भाषा में कोकिल यानी मधुर जो पद लिखे थे, मधुर भावों के आधार पर, मधुर वाणी के आधार पर इन्होंने जो पद लिखे थे, उस आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। कवि शेखर कहा गया है, अभिनव जयदेव कहा गया है, खेलन कवि कहा गया है, लेखन कवि कहा गया है, पंचानन कवि कहा गया है, दशावधान कवि कहा गया है, कवि कंठार कहा गया है। अब देखो, जो मोस्ट है आपको क्यों कहा गया है, ये जो अभिनव जयदेव राजा शिव सिंह ने, जिसके आश्रम में ये रहते थे, राजा शिव सिंह और राजा कीरत सिंह के आश्रम में विद्यापति रहते थे। तो राजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई थी। अभिनव जयदेव क्यों? क्योंकि देखो, संस्कृत में जयदेव ने जो लिखा था वही उन्होंने स्थानीय भाषा, देशी भाषा, कौन सी भाषा? मैथिली भाषा में इन्होंने उतने ही मधुर पद लिखे थे जो संस्कृत में मधुर पद लिखे थे। तो ऐसा जयदेव जो नया है, पहले का जयदेव संस्कृत का था। संस्कृत क्लिष्ट भाषा होती थी बेटा उस समय, है ना, तो संस्कृत समझ में नहीं आती थी। तो संस्कृत के जो भाषा में तो परिवर्तन कर दिया, लेकिन पद और भाव थे उनको इन्होंने नया रूप दे दिया, नया
नया उन्होंने रूप दे दिया, तो विद्यापति को नया जयदेव की संज्ञा दी। किसने? राजा शिव सिंह ने। लेखन कवि विद्यापति ने कीर्तिलता एक रचना लिखी थी। उस कीर्तिलता में इन्होंने राजा कीरत सिंह का लेखन कवि स्वयं को ही उपाधि दी है। ठीक है, ये जो है संक्षिप्त इसमें। पंचानन कवि, पंचानन ये नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की भी जो है लगता है कि आ सकते हैं, इस आधार पर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये आपके जिनकी उपाधियाँ थी। अब हम जो आपका विस्तृत है वो देख लेते हैं। इन्होंने 3 भाषाओं में रचना लिखी है विद्यापति ने। सबसे पहले संस्कृत में लिखी, फिर इन्होंने अवहट में लिखी और फिर इन्होंने मैथिली में लिखी। अवहट यानी जो देसी भाषा थी, उस देसी भाषा के आधार पर इन्होंने लिखी कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएं। संस्कृत में लिखी इन्होंने शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभागसार, प्रमाणभूत प्रमाण संग्रह, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गोरक्ष विजय, ये सारी रचनाएं इनकी संस्कृत में लिखी गई रचनाएं हैं। मैथिली में इनकी रचना पदावली है। पदावली शुद्ध मैथिली में नहीं, ठेठ मैथिली में जन भाषा में इनकी लिखी गई रचना है। ये आपके लिए इतना जो है ज्ञान है, नॉलेज है, वो खूब है। इनको मैथिल कोकिल क्यों कहा गया है, कक्षा में भी आपको अच्छे से बता दिया गया था। अब देखो विद्यापति के आधार पर अगर आपकी जो परीक्षा में प्रश्न आता है तो वो किस प्रकार का आता है कि विद्यापति के काव्य का शिल्प बताइए, विद्यापति के काव्य में अनुभूति जो है किस प्रकार की है, वो अपने को इसमें देखनी होती है। ठीक है, तो अपने को ये छोड़कर सीधा यहाँ से लिखना होता है विद्यापति की काव्य प्रतिभा या विद्यापति के काव्य के रूप को समझाइए। सीधा सा आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि विद्यापति की काव्य रूप को समझाइए। ठीक है, तो आप अपने को देखो यहाँ से लिखना है विद्यापति की प्रतिभा बहुमुखी थी, फलतः उन्होंने साहित्य में अनेक विधाओं में लिखा। एक समर्थ कवि के रूप में अभिव्यक्ति के स्तर पर सृजनशील होकर ही नवीन काव्य रूपों की उद्भावना में भी सफल हुए। अब देखो, एक समर्थ कवि के रूप में अभिव्यक्ति के स्तर पर, अभिव्यक्ति उनके भावों को अभिव्यक्त किया कहाँ, जहाँ अपन के साहित्य पढ़ते हैं, जैसे अपन ने पदावली पढ़ी थी, है ना, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इन सब में विद्यापति के भावों की अभिव्यक्ति ही है। तो अभिव्यक्ति के स्तर पर सृजनशील होकर ही नवीन काव्य, नए नए काव्य के रूपों की उद्भावना, इसीलिए तो राजा शिव सिंह ने इसको अभिनव जयदेव कहा है। ठीक है, नवीन काव्य रूपों की उद्भावना में भी सफल हुए हैं। नए काव्य रूप अनादिकाल से प्रचलित अनेक काव्य रूपों की समन्विति और ज्ञान के विविध वर्णमय सम्मेलन है। वर्णमय समेत है, सम्मेलन नहीं आएगा, समेत है। अपने युग की प्रमुख प्रवृत्ति वीर गाथात्मक काव्य का प्रणयन तथा आश्रयदाता के रूप में सूर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रांकन भी है। इसे दृष्टि में रखकर कवि ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की। कीर्तिलता एक लघु ऐतिहासिक चरित्र काव्य है जिसमें महाराणा कीरत सिंह की यशो गाथा है। अब देखो, इसमें काव्य इनका रूप अपन देखते चलते हैं, साथ साथ विशेषताएं भी अपन इसमें उठा लेंगे। पहली इसमें रचना का नाम आया है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता का विषय क्या है? ऐतिहासिक चरित्र काव्य है, यानी इतिहास के किसी पुरुष का चरित्र चित्रण है इसमें। और किस पुरुष का चरित्र चित्रण है? कीर्ति सिंह की यश की गाथा। अब महाराणा कीर्ति सिंह की यश की गाथा है तो सीधी सी बात है, इसमें वीरता का जो है ओज गुण का समावेश है। ठीक है, तो इसका विषय हो जाएगा वीर रस। ठीक है, कीर्तिलता का विषय हो जाएगा वीर रस। यह क्षण प्रबंध धर्मिक खंड काव्य है। ये देखो नेट के लिए है, उपयोगी है। ये क्या कीर्तिलता का विषय क्या है? ऐतिहासिक चरित्र काव्य है। और किसके बारे में लिखा गया है? महाराणा कीर्ति सिंह के लिए लिखा गया है। ये प्रबंध काव्य है, मुक्त काव्य है, खंड काव्य है। यह कीर्तिलता जो है खंड काव्य है। दूसरा है कीर्ति पताका अवहट और मैथिली मिश्रित भाषा में श्रृंगार और वीर रसात्मक चरित्र काव्य है। कीर्ति पताके की विशेषता आ गई है। ठीक है ना, कीर्ति पताका में क्या है? अवहट भाषा, यानी जो है अपभ्रंश के पास में जो भाषा आती है वो अवहट होती है। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की जो भाषा है उसे अपन अवहट कहते हैं।
मैथिली मिश्रित, ना तो अवध है और ना मैथिली है, इन दोनों के बीच की जो भाषा है उस भाषा में लिखी गई कीर्ति पताका श्रृंगार और वीर रसात्मक चरित्र काव्य है। अब इसमें वर्णन किसका किया गया है? इसमें शिव सिंह के शौर्य का जीवित जागृत चित्रित है। अब ध्यान देने की बात यह है कि कीर्ति लता में महाराणा कीर्ति सिंह की यह शौर्यगाथा है, जबकि कीर्ति पताका में महाराणा शिव सिंह के शौर्य का वर्णन है। ध्यान रखना है, नेट वालों के बच्चों को विशेष तौर से इसमें ध्यान देना है। कीर्ति पताका शिव सिंह के शौर्य का और कीर्ति लता महाराणा कीर्ति सिंह का है। कवि ने गोरक्ष विजय नाटक भी लिखा है, जो संस्कृत, प्राकृत और मैथिली अर्थात त्रिभाषिक है। ये भी आपने को नेट वालों के लिए विशेष उपयोगी है। फर्स्ट ईयर के बच्चे, एमए के बच्चे, ये इनको ध्यान देने की बात है। कवि ने किसने? विद्यापति ने जो गोरक्ष विजय, मैंने संस्कृत की रचनाओं के नाम बताए थे ना अभी आपको, उनमें गोरक्ष विजय इनका नाटक है। इस नाटक में कितनी भाषाओं का समावेश है? संस्कृत, प्राकृत और मैथिली, 3 भाषाओं का समावेश है। एक बात और आपको जैसे नेट के आधार पर मैं बता देती हूँ, विद्यापति के गोरक्ष विजय नाटक को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का पहला नाटक स्वीकार किया है। जैसा कि मैं बीए फाइनल में बताती रहती हूँ कि नाटक का विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है, लेकिन मिश्र बंधु जो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक थे, उन मिश्र बंधुओं ने विद्यापति के गोरक्ष विजय नाटक को हिंदी साहित्य का पहला नाटक स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर नेट का ये ऐसे सीधा का सीधा क्वेश्चन बन सकता है क्या कि जो मिश्र बंधुओं ने गोरक्ष विजय नाटक माना है उनकी भाषा कौन सी है? ये तीनों आ सकते हैं। पहला संस्कृत, दूसरा प्राकृत, तीसरा मैथिली और चौथा जो ऑप्शन है वो तीनों भाषाएं आ सकती है। अपने को तीनों लिखनी है। इसके अतिरिक्त लीला काव्य और स्तुति गान शैली भी अपनाई। लीला काव्य पदावली में है राधा कृष्ण का श्रृंगारिक वर्णन, स्तुति गान अपने भी देखा था दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ये इन्होंने काव्य लिखे हैं। चैतन्य महाप्रभु को इनमें कीर्तन के गुण दिखाई पड़े होंगे, तभी तो इन्हें अपनाया है। चैतन्य महाप्रभु की आपको मैं कहानी सुनाती हूँ कि महाप्रभु चैतन्य बंगाल के भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। इनके पदों को, किनके? विद्यापति के जो पदावली के पद थे मैथिली भाषा में, इन पदों को जो गाते गाते मंदिर में बेसुध होकर या तो बेहोश हो जाते थे या फिर बेसुध होकर नृत्य करने लग जाते थे, नाच करने लग जाते थे। इनके पदों में इतनी मधुरता थी, इतना जो है मिठास भरा हुआ था कि इनके विद्यापति की पदावली के पदों में, उसमें राधा और कृष्ण की प्रणय लीला, रास लीला परक जो पद थे, श्रृंगार विषय, भक्ति विषय के इतने मीठे मधुर पद थे कि चैतन्य महाप्रभु इन पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर नृत्य करने लग जाते थे। और देखो अपन एक और विशेषता है कि इन चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार इनके पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर नृत्य करने लग जाते थे, यहीं से मंदिरों में भजन कीर्तन की परंपरा प्रारंभ होती है। तो इनकी एक विशेषता विद्यापति के काव्य की ही विशेषता है कि भारत में भजन कीर्तन की परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है? विद्यापति की पदावली से। किसने प्रारंभ की? चैतन्य महाप्रभु ने। आप देखो विद्यापति ने भजन कीर्तन की परंपरा प्रारंभ नहीं की। विद्यापति के पदों को पढ़ने पर चैतन्य महाप्रभु ने भजन कीर्तन की परंपरा प्रारंभ की। आप देख सकते हैं अपन क्यों इनको मैथिल कोकिल कहते हैं। कोकिल शब्द का अर्थ होता है कोयल, ठीक है ना। तो मैथिली में कोयल के समान मधुर वाणी उत्पन्न करने वाले जो थे विद्यापति थे, ठीक है। आगे देखो, ये देखो बीए फर्स्ट ईयर बच्चों को तो ऐसा का ऐसा, जैसे मैं ये है इसमें ऐसा का ऐसा उतार लेना है विद्यापति के काव्य अनुभूति को लेकर। विद्यापति के काव्य की अनुभूति को समझाइए, तो ऐसा का ऐसा आपने को यहाँ से उतार लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप इसको एक बार ध्यान से सुनना और फिर इनको लिख लेना। एमए के बच्चों के लिए जो मैं बोल रही हूँ, नेट के बच्चों के लिए, नेट जेआरएफ के लिए जो मैं बोल रही हूँ वो सुनना ही काफ़ी है। आपको लगे तो आप इनको लिख लेना। मैं जहाँ कह रही हूँ कि ये नेट का है उसे आप रफ कॉपी में लिख लेना चाहे। विद्यापति को सर्वाधिक प्रसिद्धि जिस काव्य रूप के कारण मिली वह है पद। मैंने कहा चैतन्य महाप्रभु उनके पदों को गाकर, सुनकर, जो बोलकर नृत्य करते थे, तो सीधे से अपन समझ सकते हैं कि इनको प्रसिद्धि इनके पदों के कारण मिली। पद गीति काव्य के अभूतपूर्व दृष्टांत है। गीति काव्य के समस्त गुण व्यक्तिगत अनुभूतियों की व्यंजना, लोक हृदय की धड़कन, सौंदर्य चेतना का आलोक,
भावानुभूति की तीव्रता, सघनता, व्यापकता और लोकगीत तथा संगीत की आंतरिक संगति से ये गीत समृद्ध है। इनमें शब्द, स्वर और भाव की समन्विति है, संगीतात्मकता है, कलात्मकता है और कृत्रिमता का पूर्णतः अभाव है। गीति काव्यकार के रूप में विद्यापति की विशेषता अलग रूप में ही दी जा रही है। आगे विद्यापति के काव्य की भाषा और सृजनात्मकता। ये बी फर्स्ट ईयर के जो मैंने अभी आपको बताया था कि विद्यापति के काव्य की अनुभूति, विद्यापति के काव्य में अनुभूति को स्पष्ट कीजिए, तो वो सब आपके उसी से संबंधित ये है। विद्यापति ने जिस युग में कलम उठाई उसे हम नव्य भारतीय आर्य भाषा का आरंभिक संक्रमण काल कह सकते हैं। ये तो मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया, संक्रमण काल यानी युग संधि का काल। उस समय मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम कड़ी अपभ्रंश भी जन भाषा के स्थान से हट चुकी थी। मैंने कहा आपको कि विद्यापति की जो भाषा अवहट है ना, अवहट है अपभ्रंश के बाद की। सीधी सी बात है, अपभ्रंश हट गई थी उस समय, ठीक है। नव्य भारतीय भाषाओं का विकास तो हो रहा था, लेकिन तब तक उसमें वह क्षमता नहीं आई थी जिसमें उच्च कोटि की काव्यानुभूतियाँ अभिव्यक्त की जा सके। विद्यापति ने इस स्थिति को भली भांति समझा और कीर्ति लता में स्पष्ट ढंग से विश्लेषित किया। इसी प्रसंग में उन्होंने देसिल बहना चुनी। देसिल बहना यानी देशी बाणी, देसिल बहना शब्द का अर्थ होगा देशी बाणी चुनी, जिसके बारे में पहले लिखा जा चुका है। विद्यापति का शब्दकोश विलक्षण और महत्वपूर्ण है। ये देखो, नेट के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है देसिल बहना। विद्यापति ने देसिल बहना शब्द अपनी किस रचना में किया है। अब देखो, जैसे वैसे तो मैंने अभी आपको बताया है कि देसिल यानी विद्यापति ने पदावली लिखी है मैथिल कोकिल में, लेकिन देखो यद्यपि देशी भाषा में जो मैथिली भाषा में उन्होंने पदावली ही लिखी है, लेकिन देसिल बहना शब्द का प्रयोग उन्होंने कीर्ति लता में किया है। ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ भी है और आपको ध्यान भी रखना है। देखो, विद्यापति का शब्दकोश विलक्षण और महत्वपूर्ण है। उनके समय की लोक भाषा को बड़े आदर के साथ पदों में स्थान देने के कारण उनमें देसी शब्दों का व्यापक प्रयोग मिलता है। सर्वाधिक संख्या तद्भव शब्दों की है जो ध्वनि परिवर्तन के दौर से गुजरने के बाद अत्यंत श्रुति मधुर और आकर्षक रूप ग्रहण कर लेते हैं। संस्कृत शब्दों के सुंदर तद्भव रूप पाठक को मुग्ध कर देते हैं। शब्दों के प्रयोग में इन्होंने काफ़ी सावधानी बरती है। अरबी फारसी शब्दों का भी सहज प्रयोग किया गया है। भाषा मुहावरों लोकोक्तियों में काफ़ी समृद्ध हो गई है। अब देखो, यहाँ पर पॉइंट ही था ना, काव्य भाषा और सृजनात्मकता। तो ये भाषा के बारे में ही बता रहे हैं, किस प्रकार की भाषा थी उनकी। आगे देखो, भाषा सृजन और भाषा संवर्धन की इनमें अपार शक्ति थी। साहित्यिक दृष्टि से अवहट रचना उनके काल में रूढ़ हो गई थी। उसमें तत्कालीन लोक भाषा का पुट देकर सरस अवज्ञा रचना भाषा मर्मज्ञ विद्यापति से ही संभव थी। विद्यापति भाषाविद थे, यानी भाषा के विद्वान थे। भाषाविद यानी भाषा के अच्छे जानकार, भाषा के विद्वान थे। वे भाषाओं के मर्म से खूब परिचित थे। भाषाओं के मर्म से परिचित थे, तभी तो संस्कृत की रचना को उन्होंने कितने मधुर भावों से मैथिली में परिवर्तित कर दिया, ठीक है ना। भाषा के मर्म से खूब परिचित थे। शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है, विद्यापति को भारतीय काव्य इतिहास में वही स्थान प्राप्त है। ये नेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत उपयोगी पंक्ति है जो मैं बोल रही हूँ। शिव प्रसाद सिंह ने कहा है, विद्यापति को भारतीय काव्य इतिहास में वही स्थान प्राप्त है जो यूरोपीय काव्य इतिहास में इटालियन कवि विचारक दांते का है। इटली के एक महान कवि है दांते। उस जो दांते का स्थान है वही भारतीय साहित्य में विद्यापति का है। दोनों ही ने प्राचीन विधा के निपुण अधिकारी होते हुए भी नवीन जनवाणी की कद्र की थी। ये नवीन जनवाणी, इसी के दो आधार पर शिव सिंह ने इसको जो है क्या अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी ना, नवीन जनवाणी की कद्र की थी।
शब्द चयन और भाव रूपायन दोनों में ही विद्यापति का निजी वैशिष्ट्य साफ परिलक्षित होता है। उनकी पदावली में प्रत्येक पद में, ये पदावली आ गई, प्रत्येक पद में लाक्षणिकता और व्यंग्यात्मकता प्राप्त होती है। शब्द भाव प्रतीक होते हैं। शब्दों में संज्ञा या विशेषण और क्रिया का महत्व विद्यापति के भाव रूपायन में सबसे अधिक है। इनके विशेषणों के प्रयोग में सर्वत्र चमत्कार देखा जाता है। नारी के लिए कुलमती, कलामती, रसमती, पुण्यमती, गुणमती, सुंदरी आदि विशेषणों में प्रसंगानुकूल भाव प्रकट हुए हैं। अभिनव, मधुर, नवल, कोमल, उन्मत्त, विगलित आदि विशेषणों का रस के अनुकूल प्रयोग सौंदर्य कवि विद्यापति को एक साथ शब्द चित्रकार और भाव चित्रकार के आसन पर बिठा देता है। कैसे, देखो एक उदाहरण दिया है इन्होंने कि शब्दों में किस प्रकार चित्र उभार देते हैं, भावों में किस प्रकार चित्र उभार देते हैं विद्यापति। वारिस जामिनी कोमल कामिनी, वारिस जामिनी वारिस को जन्म देने वाली, कोमल कामिनी दारुण अति अंधकार, पथ निशाचर सहसे संचर घन परे जलधार। यहाँ वर्षा रात्रि के प्रसंग में कामिनी के साथ कोमल विशेषण अत्यंत साभिप्राय है। ये विद्यापति का काव्य की अनुभूति और काव्य भाषा व सृजनात्मकता से संबंधित प्रश्न आए आपका, तो आपको इस प्रकार का उसका उत्तर बनाकर लिख देना है। इस कक्षा में इतना ही।